हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम फिर से कुछ नए कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो चेक करना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट स्टेप्स टू सॉल्व मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अब तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके जयेश राजगोर सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। पहले फिर से एक फॉर्मेट का रिवीजन ले लेंगे और फिर आपका जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाते हो? तो एक बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा है बैलेंस शीट। ये अकाउंट नहीं, एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? नॉर्मली 12th में जब आपने किया था तो मैंने आपको कीवर्ड दिया था ओए गर्लफ्रेंड ला। गर्लफ्रेंड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ओए यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस, ला मतलब बैलेंस शीट, लायबिलिटीज है ना से। ये आपको 12th में करवाया गया था। तो कल ही मैंने आपको बताया जो गर्लफ्रेंड यानी कि जो गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड है, गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड है, पहले ट्रेडिंग में आता था, अब वो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। और कौन सा गुड्स और कौन सा फैक्ट्री मतलब जिसपे माल बनने वाला है WIP, और कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल और WIP से रिलेटेड खर्चा फायदा, इन शॉर्ट फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री का फायदा कुछ भी होगा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। रॉ मटेरियल का खर्चा रॉ मटेरियल का फायदा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। WIP का खर्चा WIP का फायदा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। लेकिन अगर वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका खर्चा फायदा किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्लियर है? फॉर्मेट 12th स्टैंडर्ड का याद करो। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। यही आपने 12th में किया था। खाली मैंने यहाँ पे ऐड क्या किया है? FG फिनिश गुड्स। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टू परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। अगर रॉ मटेरियल परचेज किया है तो ऊपर आएगा, लेकिन फिनिश गुड्स परचेज किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। WIP परचेज नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर रॉ मटेरियल परचेज किया है मैन्युफैक्चरिंग में और फिनिश गुड परचेज किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, क्लियर है? चलिए, तो टू परचेज बाय सेल्स। सेल्स किस चीज का होगा? फिनिश प्रोडक्ट को ही बेचेंगे, कच्चा माल तो बेचने वाले नहीं हो। आधा कच्चा पक्का माल बेचने वाले का नहीं, तो सेल्स किस चीज का होगा? फिनिश गुड्स का। इसलिए यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखा नहीं है, अजम्पशन है ये फिनिश गुड का ही सेल्स है। क्लियर? कोई रिटर्न वगैरह आया तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम है। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, आधा कच्चा आधा पक्का माल जो होता है जिसपे काम चल रहा होता है। तो कुछ काम है, फॉर एग्जांपल भाई मेरा बिजनेस अभी बंद करने का टाइम हो गया, तो आधा कच्चा आधा पक्का माल हो सकता है ना मेरे पास। तो टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जैसे यहाँ पे किया। क्लियर है? पक्का? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए एक फॉर्मेट याद करना है जो आपने NPO में एक बार किया था। आपको याद होगा किसी भी चीज का अगर आपको स्टॉक दिया रहता तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द वो भी स्टॉक है, टू ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, ऐसा फॉर्मेट करवाया था। पर यहाँ पे थोड़ा और एक चीज मैंने ऐड कर दिया है, टू ओपनिंग्स एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग। यहाँ पे नया क्या ऐड कर दिया? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो टू ओपनिंग एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, किस चीज का? रॉ मटेरियल का। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल। उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो अलग से लिखना पड़ेगा। भाई वेजेस फॉर रॉ मटेरियल बोला तो इधर आएगा, लेकिन सिर्फ वेजेस बोला इधर आएगा। कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल बोला इधर आएगा, सिर्फ कैरेज इनवर्ड बोला है नीचे आएगा। है तो फैक्ट्री का खर्चा ही आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस? मटेरियल का डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इधर आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहाँ पे आएगा।
समझा? फिनिश गुड्स का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, कैरेज इनवर्ड फॉर फिनिश गुड्स इधर आएगा, वेजेस फॉर फिनिश गुड्स इधर आएगा, वेजेस फॉर रॉ मटेरियल इधर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, लेकिन सिर्फ वेजेस बोला है तो इधर आएगा, नीचे आएगा। बस फर्क समझ में आ रहा है ना? अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चा नहीं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस तो है बट वो अलग से प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ रॉ मटेरियल का काम करने वाला है। फॉर्मेट क्लियर हो गया? पक्का? इधर और एक चीज मैंने लिखा नहीं है जो कल लिखा था, बाय सीओपी, और इधर आ जाएगा टू सीओपी, सीओपी सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? जो इधर का क्लोजिंग होता है वो इधर का ओपनिंग, तो यहाँ पे आप जब अकाउंट क्लोज करोगे तो सीओपी ही मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट लॉस, टैली क्या होता है, तो आपको सीओपी उसका आंसर लिखना है। बात समझ में आया? सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, किधर ट्रांसफर होता है, तो ये ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। सीओपी 99% कौन से साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड पे आता है, ट्रांसफर होगा तो डेबिट साइड पे ही आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? फिर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट टैट कीवर्ड भी दिया था, इसका अगर आपको याद हो तो, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर ऐड न्यू लेस ओल्ड आरडीडी। इसका दो इफेक्ट देना पड़ता है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लेस लेस, ऐड लेस लेस, ऐड लेस लेस, ऐड फर्दर ऐड न्यू लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू लेस फर्दर लेस न्यू, बराबर है? और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ऐसा आपने पढ़ा था। बट यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, तीन टाइप का क्लोजिंग स्टॉक है, एक फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, एक WIP का क्लोजिंग स्टॉक है, और एक रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक में मैंने तीनों लिख के दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, WIP, FG, RM रॉ मटेरियल, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, FG फिनिश गुड्स। फॉर्मेट आई होप क्लियर है? कैपिटल क्रेडिटर्स डेटर्स, कैपिटल क्रेडिटर्स डेटर्स, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स। अब कैपिटल में इधर फॉर्मेट दिख रहा है, कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस, कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस। क्लियर है? इतना फॉर्मेट हर सम में बेसिक प्रिपेयर करके रखना है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। जो आप 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग कर रहे थे, फाइनल अकाउंट पूरा सेम है, खाली इतना था 12th में यहाँ से चालू होता था ट्रेडिंग अकाउंट से, 13 में मैन्युफैक्चरिंग से चालू हुआ। तो जो खर्चा आप ट्रेडिंग में लिखते थे वो खर्चा आप किधर लिखने का है, मैन्युफैक्चरिंग, बस यही फर्क है, बाकी पूरा सम वैसे ही करने का। चलिए स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज। तो आपका पहला स्टेप, कल ही मैंने आपको बताया, सबसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप है मार्किंग करना है, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा या असेट में जाएगा। क्लियर है? चलिए मार्किंग करते हैं। पहला क्या है देखते हैं। पहला है तुम्हारा रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल कच्चा माल तो फैक्ट्री में रहेगा, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां पे लिख लो M मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? नेक्स्ट WIP, सर ये भी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। डेटर्स सॉरी फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ये है क्या? तो ये आपका स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। समझ में आया? तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में WIP, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले दो में M आएगा और तीसरे में क्या आएगा? T आएगा। डेटर्स कहाँ जाएगा? सर डेटर्स मेरा असेट है, असेट में जाएगा। वेरी गुड। कैरेज इनवर्ड, अब जरा सवाल ये है, जो कैरेज इनवर्ड है ये मटेरियल का है ऐसा बोला है क्या? नहीं, नॉर्मली कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, बट अभी कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। वहां पे लिखो M मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है देखो, कैरेज आउटवर्ड, बराबर है, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट वेजेस, ट्रेडिंग में जाता था बट अब किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। वेरी गुड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट फॉर रिपेयर्स ऑफ प्लांट, अरे प्लांट किधर होता है? फैक्ट्री में।
तो प्लांट का रिपेयरिंग कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। वहां पे लिख लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस ओए ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट परचेजेस कहाँ जाएगा? देखो परचेसर, परचेज किस चीज का परचेज है बोला नहीं है, बराबर है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे अजम्पशन लगाएंगे कि ये जो परचेज है ये रॉ मटेरियल परचेज है। सर फिनिश गुड्स का क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम फिनिश गुड्स को प्रेफर नहीं करते, हम रॉ मटेरियल को प्रेफर करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो परचेज होगा वो फिनिश गुड्स का नहीं होगा, रॉ मटेरियल का होगा। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर तैयार माल नहीं खरीदेगा, वो कच्चा माल खरीदेगा और मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो परचेज है वो कौन सा बन जाएगा? रॉ मटेरियल का। समझा गया? तो रॉ मटेरियल का परचेज कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। सर फिनिश गुड्स का स्पेसिफाई करेंगे, कुछ नहीं है मतलब रॉ मटेरियल। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? कैश एंड बैंक। सर ये तो मेरा असेट होता है, वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगा, ऑफिस फर्नीचर असेट में जाएगा, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस। लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटनिंग एक्सपेंसेस, लाइट तो फैक्ट्री में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, बराबर है कि नहीं? तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा। अभी मैं इसे मैन्युफैक्चरिंग में लिख रहा हूँ, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अज्यूम कर लूंगा, क्योंकि लाइटनिंग मैक्सिमम ऑफिस का सॉरी फैक्ट्री का पकड़ के चलेंगे, जो लाइट का बिल है वो आपका फैक्ट्री का होगा। बट इससे रिलेटेड 99% एडजस्टमेंट आएगा ही, क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ एक्सपेंसेस जिसके बारे में कुछ नहीं बोला तो लोग स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो मेरा अजम्पशन पे चलेगा लाइटनिंग खर्चा फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। क्लियर? उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, सेल ऑफ स्क्रैप भंगार बेचा। सर भंगार तो फैक्ट्री में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कमीशन इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको याद होगा कीवर्ड दिया था, क्रेडिट साइड पे दिया मतलब ओल्ड आरडीडी है, क्रेडिट साइड है वो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड आरडीडी है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दीपाली कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड पे जाएगा। सेल्स किस चीज का? सेल्स फिनिश गुड्स का। बाय डिफॉल्ट सेल्स फिनिश गुड्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इधर रॉ मटेरियल नहीं बेचेंगे, क्योंकि अपन रॉ मटेरियल खरीदते बनाने के लिए, प्रोडक्ट बना के फिनिश करके उसे बेचते आप, तो सेल्स फिनिश गुड्स का, लेकिन परचेज किस चीज का आएगा? रॉ मटेरियल का। समझा? मार्किंग आई होप इतना आप सबको क्लियर है, पक्का क्लियर है? मार्किंग के बाद क्या करना है? एडजस्टमेंट रीड करना है, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करना है। देखते हैं पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी किसी को मार्क कर देंगे अपन? नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है सैलरी ₹2000, wages for December 2013 ₹2000 was paid in Jan, मतलब हमारा साल ईयर एंड क्या है? दिसंबर है। देखो ऊपर ही दिखा है दिसंबर अपना ईयर एंड है। जब ईयर एंड है मतलब आपने पेमेंट जनवरी में किया है, मतलब बाकी रकम फिर पे किया, ये आउटस्टैंडिंग है। तो एडजस्टमेंट है किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर और वेजेस के ऊपर। तो सैलरी को और वेजेस को स्टार मार्क करेंगे, उन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ? स्टार मार्क किया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? लाइटनिंग एक्सपेंसेस वेर आउटस्टैंडिंग ₹600, whereas इंश्योरेंस प्रीपेड वेयर 500। एडजस्टमेंट लाइटनिंग के ऊपर है और इंश्योरेंस के ऊपर है, दोनों को मार्क करो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो लाइटनिंग और इंश्योरेंस दोनों दिख रहा है आपको, फटाफट स्टार मार्क कर लो। किया स्टार मार्क? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंसेस एंड रेंट is to be charged to office premises and remaining amount to be charged to factory। मतलब एडजस्टमेंट लाइटनिंग के ऊपर नहीं, इंफॉर्मेशन है कि जो भी तुम्हारा लाइटनिंग का खर्चा है, जो भी तुम्हारा लाइटनिंग का खर्चा है उसमें 25% जो खर्चा है लाइटनिंग एक्सपेंसेस का और रेंट का, वो किस चीज के लिए? ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा 1000 रुपए का खर्चा है, लाइटनिंग का खर्चा 1000 रुपया, बोल रहे जो 1000 रुपया खर्चा है ना, इसमें 25% खर्चा मतलब 1000 का 250 रुपया ऑफिस का है।
ऑफिस का है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बाकी जो बच गया 750 ये किसका है? फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में चले जाएगा। बात समझा? मतलब लाइटनिंग और रेंट, मैंने लाइटनिंग किधर मार्क करके रखा था? मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है, बट अब किधर जाएगा? तो जो भी लाइटनिंग का खर्चा है वो पूरा कहाँ जाने वाला है? पूरा नहीं, 25% ऑफिस में जाएगा और 75% मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। सिर्फ लाइटनिंग नहीं, रेंट भी सेम है, 25% रेंट ऑफिस का है और 75% फैक्ट्री का है। पहले 25-75 करेंगे और फिर जो एडजस्टमेंट दिया वो सॉल्व करेंगे। बात समझा? तो अभी लाइटनिंग और रेंट दोनों को मार्क करके रखो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ ऑन मशीन 10%, फर्नीचर 5%। मशीन और फर्नीचर को स्टार मार्क करेंगे, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट 10%। डाउटफुल डेट पे कितना परसेंट? 10%। डेट मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। और कुछ है क्या? देखो, नहीं सर और तो खत्म हो गया, अब क्या करना है? तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसका पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है? एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में और क्रिश एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। क्लियर? फटाफट एक एक करके पोस्टिंग ले लेते हैं। पहला क्या है? देखो, रॉ मटेरियल। क्या है ये? रॉ मटेरियल का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, डेबिट का पोस्टिंग डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का पोस्टिंग क्रेडिट में। 12 स्टैंडर्ड पता है आपको इतना तो, ठीक है? तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो जरा? 23,000 रॉ मटेरियल का। फिर WIP का कितना है? 10,000। आउटर कॉलम में डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, 10,000। नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश गुड्स का दिया है। फिनिश गुड्स कितना है? 15,500। 15,500। ये समझ में आ गया? डेबिट है, डेबिट पे ही लिखा है केविन। उसके बाद क्या है केविन? देख जरा। उसके बाद दिया है सर डेटा। सर इसको हमने स्टार मार्क भी किया है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। डेटास आपने बाय डिफॉल्ट लिख के रखा है, खाली अमाउंट भरना है। कितना है? 27,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं। कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 2 कैरेज इनवर्ड कितना? 1,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देता हूँ क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। तो 2 कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1,000। फिर उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बिल रिसीवेबल कितना? 16,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या है? वेजेस कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चर में। एडजस्टमेंट है? हाँ सर एडजस्टमेंट भी है, तो भाई एडजस्टमेंट भी है तो 2 वेजेस कितना है? 12,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? सैलरी। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 सैलरीज। एडजस्टमेंट है? हाँ सर एडजस्टमेंट है। कितना है सैलरी? 10,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ दोनों क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? रिपेयर्स ऑफ प्लांट कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं सर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो 2 रिपेयर्स। सर वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट था ना तो जगह छोड़ देता हूँ थोड़ा, फिर लिखता हूँ 2 रिपेयर्स कितना? 1200 रुपए। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट था, जगह छोड़ देता हूँ 2 रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर 600 रुपए। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद परचेस किस चीज का है? रॉ मटेरियल का है। यहाँ पे आएगा कितना? 1 लाख। क्या बात। नेक्स्ट, उसके बाद कैश एट बैंक किधर जाएगा? असेट साइड पे। असेट पे लिख लेता हूँ कैश एट बैंक कितना है? 2,300।
उसके बाद कहाँ जाएगा? इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में लिखेंगे प्लांट एंड मशीन। सिर्फ प्लांट दिया तो सिर्फ प्लांट, ऐसा जरूरी कितना है? 90,000। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट पे। अब प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट इसलिए जगह छोड़ दिया। फिर फर्नीचर कितना है? 9,000। नेक्स्ट उसके बाद रेंट कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट है, पहले ध्यान रखना, लाइटनिंग एक्सपेंसेस और रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था कि जो लाइटनिंग का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, उसमें क्या है? तो लाइटनिंग का और रेंट के खर्चे में बोला है 25% ऑफिस का है और बाकी फैक्ट्री का है। तो अभी अपने को करना क्या होगा? जो भी खर्चा दिया है रेंट का और लाइटनिंग का, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेंट का खर्चा कितना दिया है? 5,000। अब ये 5,000 में दो पार्ट करना पड़ेगा, 25% और 75%। 25% ऑफिस का है, ऐसा ही बोला ना, देखो ना वहां पे दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है, 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंसेस and rent to be charged to office premises and remaining amount to be charged to factory, ऐसा क्लियरली बोला है। तो इधर 25%, तो 5,000 का 25% वैल्यू कितना आएगा? तो 1250 बराबर है। तो 5,000 में से 1250 जाएगा तो बचा कितना? 3750। ये किसका है? फैक्ट्री का है। ये फैक्ट्री में जाएगा और ये ऑफिस में। ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आया? तो रेंट को 2 बार लिखना पड़ेगा। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे ही लिखेंगे, डेबिट साइड पे दिया है तो 2 रेंट, बट ऑफिस में कितना आएगा? 1250। ये समझा? और फैक्ट्री में कितना आएगा? 2 रेंट 37। कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? रेंट के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं? आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ है क्या? देखो जरा, एक बार देख लेते हैं रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? लाइटनिंग एक्सपेंसेस 600, इंश्योरेंस 25% ऑफ ऑफिस, डेप्रिसिएशन है। कोई रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो डायरेक्टली इसे मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 3750। इसे भी डायरेक्टली 125। ये समझ गया? अगर एडजस्टमेंट होता सोम तो इनर कॉलम में लिख देते। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री क्लियरली बोल दिया है तो फैक्ट्री में जाएगा तो 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना है? 2,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। 2 जनरल एक्सपेंस कितना है? 1,600। उसके बाद अच्छा, लाइटनिंग एक्सपेंसेस किया नहीं है तो बोल दो ना कितना लाइटनिंग एक्सपेंसेस? 1800 है। 1800 में 25% और 75% निकालना पड़ेगा। तो 1800 का 25% निकालो, कितना आ रहा है? कितना? 450। ये किधर जाएगा? ऑफिस में। और जो बच गया 75% कितना? 1350। ये किधर जाएगा? फैक्ट्री। लाइटनिंग के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, बोला है लाइटनिंग एक्सपेंसेस वेर आउटस्टैंडिंग 600 whereas इंश्योरेंस वाज प्रीपेड ₹500। लाइटनिंग के ऊपर एडजस्टमेंट था, रेंट पे नहीं था, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 लाइटनिंग एक्सपेंस। कितना है लाइटनिंग एक्सपेंस? ऑफिस के लिए कितना है? 450 इनर कॉलम में। 2 सॉरी, फैक्ट्री के ऊपर एडजस्टमेंट था, इंश्योरेंस पे तो एक लाइन छोड़ देता हूँ। 2 लाइटनिंग एक्सपेंस कितना है यहाँ पे? लाइटनिंग 1350। समझा ये? और कुछ स्किप किया है क्या? देख लो, मेरे हिसाब से सब तो बराबर है। रिपेयर हो गया, ऑफिस परचेज, कैश, सब डन। क्रेडिट साइड पे क्या है? क्रेडिटर्स जैसा था वैसा लिख दो। कितना है? 17,000। उसके बाद बिल्स पेबल, एनीथिंग पेबल विल बी योर लायबिलिटीज, तो बिल्स पेबल 8,000। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार बेचा,
अभी जो भंगार बेचा है आप डायरेक्टली इनकम दिखा सकते हो, बट ये इनकम किसका है? फैक्ट्री का है। तो फैक्ट्री का इनकम है तो क्रेडिट क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप कितना? 1500 क्या 15,000? चलिए 1500। उसके बाद क्या है? कमीशन। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि क्रेडिट पे दिया है। कमीशन कितना है? 400। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ये कौन सा वेटेक्स है? ओल्ड आरटीडी कितना है? 1600। क्या बात? 1600 ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? दीपावली कैपिटल कितना? 1 लाख। तो कैपिटल में चला जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स किस चीज का है? फिनिश गुड्स का कितना है? 2 लाख। पोस्टिंग समझ में आ गया? पक्का। देखो कुछ नया नहीं किया, खाली इतना इधर मैन्युफैक्चरिंग बन गया है, फिर ये एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन है, यही है। अब थोड़ा अपग्रेड करोगे अपने आप को तो समझेगा कि वही कर रहे, खाली बेसिक चीजें याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया। तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक 12th में मैंने आपको रट्टा मार के दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। तो अभी यहाँ पे उल्टा करना है, बैलेंस शीट असेट साइड है ना, तो पहला ये सॉल्व करना है। तो असेट साइड पे रॉ मटेरियल कितना बोला है? देखो जरा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 15,800। WIP का 18,200। अच्छा बोलो तुम लोग, गलत है तो जो राइट है वो बोल दो बेटा। 7,000 और फिनिश गुड्स 18,000। ये समझा क्या? इधर कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट। देखो आपको पहला ही एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज रॉ मटेरियल 15,000, फिनिश गुड्स 18,200, सेमी फिनिश गुड्स मतलब आधा कच्चा आधा पक्का कितना है? 7,000। तो ये सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP, रॉ मटेरियल फिनिश, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो। सर क्लोजिंग स्टॉक इधर एक क्लोजिंग स्टॉक इधर है और एक क्लोजिंग स्टॉक इधर है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है? फिनिश गुड्स यहाँ पे 18,000, ये क्रेडिट हो गया। WIP ढूंढो। सर WIP इधर है 7,000, इधर क्रेडिट हो गया। अभी रॉ मटेरियल कितना? 15,000। डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। तो ये भी क्रेडिट हो गया। अरे बात समझा? तो इधर क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी, तो ये क्रेडिट एक इफेक्ट हो गया और एक इफेक्ट डेबिट हो गया। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक 12th में क्या कर रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड खत्म हो रहा था क्योंकि वहां पे एक ही स्टॉक था। अगर 3 स्टॉक भी आता तो भी अपने को ट्रेडिंग अकाउंट था, मैन्युफैक्चरिंग था ही नहीं। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग है तो वो स्टॉक को अपन ने सिर्फ बाइफरकेट कर दिया है। क्लियर हुआ पहला एडजस्टमेंट? दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? दूसरा एडजस्टमेंट है सैलरी ₹2000, वेजेस फॉर दिसंबर 2013 ₹2000 वाज पेड इन जैन, मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस होता है। तो भाई सैलरी में भी ऐड करना है, वेजेस में भी ऐड करना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2000 बाकी है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बाकी है? सर ये भी 2000 बाकी बराबर है, पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का बाकी है, बाकी मतलब आपका लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंस बाकी है? सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी कितना? 2000, वेजेस कितना? 2000, टोटल कितना? 4000। समझ में आ गया? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है लाइटनिंग एक्सपेंसेस वेयर आउटस्टैंडिंग ₹600, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। सर लेकिन रुको, मतलब क्या हुआ? लाइटनिंग का जो खर्चा है ये फैक्ट्री में भी है और ऑफिस में भी है, ये कौन सा बाकी है? फैक्ट्री का बाकी है क्या ऑफिस का बाकी है? सर कुछ भी नहीं बोला है। अगर लाइटनिंग का खर्चा सिर्फ इधर दिखा रहता तो प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे को, लेकिन लाइटनिंग का खर्चा इधर भी लिखा है, लाइटनिंग का खर्चा इधर भी लिखा है, और उधर थोड़ी ऐसा बोला है कि भाई फैक्ट्री का इतना आउटस्टैंडिंग, ऑफिस का इतना आउटस्टैंडिंग, ऐसा बोला है क्या? नहीं, खाली बोला है आउटस्टैंडिंग। तो अब आप क्या करोगे? जो भी आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है? 600 रुपए,
इसका 25% और 75% करो। क्यों? क्योंकि 25% ऑफिस का खर्चा है, 75% फैक्ट्री का खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग भी उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। बात समझा? तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे आप, तो ये आपको आ जाएगा 150 और 450, बराबर ना? 25% अगर 150 है तो 75 450 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस है तो भैया ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? लाइटिंग। ऑफिस का कितना आउटस्टैंडिंग है और फैक्ट्री का कितना है? तो भाई यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफिस का 150 आ जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग एक्सपेंस 400। बात समझा? पर ये दोनों अमाउंट तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग मतलब रिस्क बाकी है, बाकी मतलब पे करना है, पे करना है तो लायबिलिटीज है। आप इसी के साथ कंटिन्यू में भी लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग बिल 600 रुपए, इधर तो 600 ही आने वाला है, 150 और 450 600 ही होगा, इधर क्यों अलग दिखाने का? तो इन तीनों को साथ में लिख के 4600 भी कर सकते। बात समझ में आ गया? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंसेस एंड रेंट टू बी चेंज टू बी चार्ज टू ऑफिस प्रीमाइसेस एंड रिमेनिंग अमाउंट। ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया बाइफरकेट, 25% और 75% हमने कर ही लिया, मतलब ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। Depreciation to be written off on machine at the rate 10% and on furniture at the rate 5%। सर depreciation क्रीज बोलेगा सर ये तो मुझे बायट है, depreciation का मतलब asset का वैल्यू कम करना है, बोले तो माइनस करना है। asset में माइनस करना है, plant and machinery में, furniture में माइनस करना है, less depreciation। plant and machinery में कितना है देखो, तो less depreciation at the rate 10%, less depreciation at the rate 5%, बराबर है। तो इसका 10% आर्यन कितना आएगा? इसका 10% आएगा 9000 और इसका 5% आएगा 4.5। पर ये दोनों अमाउंट तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए नुकसान है, थोड़ा सा सब्र रखने का। फाइनल अकाउंट 12 वाला नहीं। तो अगर प्लांट का नुकसान हो रहा है तो प्लांट होता है फैक्ट्री में, तो उसका नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, फैक्ट्री में आएगा। प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है, तो इसका जो भी नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो आपके यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह में यूटिलाइज कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं ऊपर ले लेता हूँ। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। आरएम का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 15,000। अब इधर लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना? 9000। एक हो गया। 9000 का दो इफेक्ट। सर फर्नीचर तो ऑफिस में होगा, तो ऑफिस का तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 450। फर्क समझ में आया क्या हुआ है? अगर ये 12th होता तो दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिख दिया, लेकिन अब स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इधर, क्योंकि फर्नीचर ऑफिस में होता है और प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे आगे। उसके अच्छा उसके अंदर स्किप हो गया था। लाइटनिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600 whereas इंश्योरेंस वेर प्रीपेड ₹500। अब इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस अपने पास है? फैक्ट्री इंश्योरेंस ही, एक ही इंश्योरेंस है। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस होता है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड कितना? 500। पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया तो बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो असेट में चले जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 500। क्लियर है? अब बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 10%। अमाउंट दिया है फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी। यहाँ पे परसेंटेज दिया है मतलब न्यू आरडीडी, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये पूरा 27,000, 27,000 का 10% 2,700 बराबर है। अब इसका दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी लिख के रखा है 2,700। बात समझ में आ गया? सारे एडजस्टमेंट डन।
अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग। ये जब क्लोज करूंगा तो सीओपी आएगा, सीओपी इधर आ जाएगा। इसको क्लोज करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसे क्लोज करेंगे तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस इधर आ जाएगा बैलेंस शीट में, और फिर ये टैली होगा। चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट कर दे। थोड़ा स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना। 15,500 अभी जगह नहीं है, मेरे हिसाब से ये साइड का टोटल ज्यादा होगा, उधर तो कम ही दिख रहा है। तो पहले इधर आउटर कॉलम में ले लेता हूँ। 23,000 में 1 लाख ऐड होगा, 1,23,000। 1,23,000 में 15,800 माइनस होगा तो आपको अमाउंट आएगा कितना, फटाफट 1,23,000 में 15,800 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ, 1,07,200। क्या बात। 12,000 में 2,000 ऐड होगा तो ये 14,000 आ जाएगा। 2,000 में 500 माइनस होगा तो ये आएगा 1,500। 1,350 में 450 ऐड होगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 1,600, 1,800, 1,800 आएगा ना। अरे समझा। चलिए अब इस साइड का टोटल ले लेते हैं। ये साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है, 1,49,450। सेम टोटल ये बाजू लिख देंगे 1,49,450। अब इसमें ये दो ही माइनस होने वाला है, मतलब 8,500 माइनस करना है इसमें। तो 8,500 माइनस करो तो जो आंसर आएगा इसे सीओपी कहोगे। तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 1,40,950। बात समझ में आया। 1,49,450 में 7,000 और 1,500 माइनस करोगे 1,40,950 आएगा। इधर से आप आ जाओगे, इधर कोई ये नहीं है, रिटर्न्स नहीं है, सीओपी 1,49,950। वो ये ना आपका अमाउंट 40,000 है, 40,950। ये समझा क्या आपको, 40,000। अब इस साइड पे आते कोई रिटर्न तो है नहीं, ये 2 लाख रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा। ये 2,18,000, ये 1,40,000, मतलब ये साइड का टोटल ज्यादा है 2,18,200। 2,18,200। चलिए माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा उसे आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है बोलो, 61,750। ये समझा। इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 61,750। अब इधर आउटर कॉलम में डैश डैश 2700 में 1,600 माइनस हो जाएगा तो 1,100 आएगा, बराबर है। 2700 में 1,600 माइनस करेंगे तो 1,100 आएगा। 10,000 में 2,000 प्लस करेंगे तो ये 12,000। रिपेयर्स आ गया, बाहर आ गया, इधर बाकी है 0 0 1 7 हो जाएगा। अब ये 61,450 और 750 और 400, मतलब यही साइड का टोटल ज्यादा है। इसका टोटल ले लो 62,150। 62,150। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे 600 आए। चलिए ठीक। अब 62,150 में ये पूरा माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा उसे कहोगे टू नेट प्रॉफिट 43,550 माइनस किया बराबर। यहाँ से अब इधर डेबिट तो दूसरा प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा 43,550। कोई ड्राइंग नहीं, कोई लॉस नहीं, इसका टोटल 1,43,550। इधर आउटर कॉलम में सब आ गया, इधर 81,000 आ जाएगा। 450 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 8,050, 550। 27,000 में 2,700 माइनस करेंगे तो 24,300। इसका टोटल ले लो 15,800 प्लस 7,000 प्लस 18,200, 31,000। अब दोनों साइड का टोटल चेक कर लो, कौन से साइड का, 173650। ये बाजू, ये साइड भी सेम, वेरी गुड। 1,73,600। बात समझ में आया। स्क्रीनशॉट किसी को लेने का तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।